हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8वां है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। बुक 2 में से आपको ये चैप्टर कराने वाला हूँ, ठीक है। एक ही नाम के चैप्टर आपके बुक 1 में भी हैं और उसी नाम का चैप्टर आपका बुक 2 में भी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक इंडिया के पर्सपेक्टिव में है तो दूसरा वर्ल्ड के, ठीक है। तो दोनों को आपको समझते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस चैप्टर की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। संडे को मैं सारी पीडीएफ डाल दूंगा। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। एक बार सिलेबस देखिए, इस बुक में टोटल 9 चैप्टर हैं। आज हम 8वां चैप्टर कर रहे हैं, यानी कि इतने सारे चैप्टर हमने कर लिए हैं। फिर अपना एक ही चैप्टर बचेगा, इसको भी मैं आपको जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। व्यापार सिंपल, अगर आपसे पूछूं मैं व्यापार क्या होता है तो आप आराम से बता दोगे कि व्यापार क्या होता है। दो लोगों के बीच में जो चीज़ों का आदान प्रदान है एक तरह से, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति सेल कर रहा होता है यानी कि निर्यात कर रहा होता है, दूसरा व्यक्ति उसको परचेज कर रहा होता है यानी कि उसको खरीद रहा होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये चीज़ें हो रही है इसी को हम व्यापार कहते हैं। और जब ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने लग जाए, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में होने लग जाए, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमारा अभिप्राय है कि विभिन्न देशों के बीच में, ठीक है, वस्तुओं का या फिर सेवाओं का या पूंजी या फिर टेक्नोलॉजी का जो लेन देन होता है, ठीक है, इसमें विभिन्न देशों के बीच में जो आयात और निर्यात होता है, इसको हम व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, इसमें आयात और निर्यात दो चीज़ें हैं। आयात का मतलब होता है जब हम किसी से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया अगर यूएसए से, अमेरिका से कोई चीज़ मंगाता है, अपने देश में खरीदता है, तो वो हमारे लिए आयात है। यदि मान लीजिए इंडिया अपने देश में कोई चीज़ बनाकर यूएसए को बेच रहा है, तो वो हमारा क्या है, निर्यात है। इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जिस देश का निर्यात ज़्यादा होता है, यानी जो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, वो ज़्यादा फायदे में होता है, उसको ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। लेकिन जो देश निर्यात के बदले आयात ज़्यादा कर रहा है, यानी कि बाहर से चीज़ें ज़्यादा खरीद रहा है, तो वो हमेशा क्या होता है, नुकसान में होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे इतना बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए लाभदायक होता है। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ये सभी देशों के लिए बेनिफिट पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होगा। कुछ चीज़ें वो कहीं से खरीद रहा होगा, तो कुछ चीज़ें अपनी बेच रहा होगा, ठीक है। तो सभी देश क्या करते हैं, व्यापार करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं होते। आपको पता है बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे खनिज संसाधन हैं जो किसी पर्टिकुलर देश में ही मिलते हैं। अब भारत में जो संसाधन मिलता है, खनिज संसाधन, हो सकता है वो किसी दूसरे देश में ना मिलता हो, तो दूसरे देश के व्यक्तियों को चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमसे खरीदेंगे। फिर बाहर कुछ ऐसे संसाधन, खनिज संसाधन हो सकते हैं जो वहाँ मिलते होंगे, हमारे यहाँ पे नहीं है, तो हमको वो खरीदने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं देखें ना, तो हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है सभी के लिए बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। विश्व व्यापार में अगर हम भारत की भागीदारी देखें तो मात्र 1% की है, ठीक है, केवल 1%। पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है, अगर उस व्यापार के नज़रिए से इंडिया का व्यापार देखें तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बदलता प्रारूप, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का जो ट्रेड होता है उसका जो प्रारूप है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आया है। इसको देखते हैं। तो कैसे समझेंगे हम इसको? समझने के लिए हमें ये देखना है कि 1951-52 में, 1951 एंड 52 में भारत का जो विदेश व्यापार है वो 1214 करोड़ रुपए का था। कितने का था? 1214 करोड़ का। कब? 1951-52 की बात कर रहे हैं, जो कि बढ़ गया 2021-22 में। अगर हम देखें तो ये कितना हो गया है, ठीक है, 77,19,796 करोड़ रुपए का ये बढ़कर हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि लगभग लगभग इतने वर्षों में अगर हम देखते हैं तो कितना ज़्यादा व्यापार जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे मान सकते हैं। फिर इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं, एक आपके सामने ये तालिका दे रखी है, इसमें हम देखते हैं कि भारत का जो विदेश व्यापार है वो किस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए 2004-05 में अगर हम देखें तो भारत ने इतने रुपए का, ये मूल्य जो है करोड़ों में, यानी कि 3,75,340 करोड़ रुपए का भारत ने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, यानी बाहर भेजा है, ठीक है। और 5,01,000, ठीक है, 1,065 रुपये का हमने क्या करा है, इंपोर्ट किया है, ठीक है।
यानी कि आयात किया है। तो व्यापार संतुलन के रूप में देखें तो इतने इतने करोड़ का एक तरह से ये माइनस में दिखा रखा है, नेगेटिव दिखा रखा है। देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मान लो जैसे कि एग्जाम्पल बहुत अच्छा है चाइना का। चाइना जो है दुनिया भर को अपने देश में चीज़ों को बनाता है, मेड इन चाइना, और दुनिया भर में बेचता है। केवल भारत में चाइनीज चीज़ें नहीं खरीदते हम, दुनिया भर में यही हाल है। तो चाइना क्या है, किस चीज़ में ज़्यादा है, इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में? तो हमारा आंसर होगा एक्सपोर्ट में। यानी चाइना जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है अपनी चीज़ों को। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि चाइना को इसका बेनिफिट होगा। अब क्या चाइना इंपोर्ट नहीं करता होगा? इंपोर्ट भी करता है भाई, लेकिन इंपोर्ट जो है वो कम करता है, एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा करता है। अगर हम इस तरीके से देखें, कोई देश एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है, तो क्या होगा, वो प्लस में होगा। लेकिन अगर कोई इंपोर्ट जो है वो तो बहुत ज़्यादा कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है, यानी बाहर से चीज़ें खरीद तो बहुत ज़्यादा रहा है लेकिन बेच कम रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से देख सकते हैं। ये 4-5 में था, 9-10 का डाटा ये है, 13-14 का डाटा ये है। इस तरीके से आप इस तालिका को बहुत ध्यान से देख सकते हो। ये तालिका आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से भारत का जो व्यापार का जो प्रारूप है वो चेंज हुआ है। अब भाई व्यापार तो बढ़ा है, ठीक है, हमने देखा कि 1951-52 से अगर 2021-22 को हम कंपेयर करते हैं तो व्यापार तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो आखिर व्यापार के बढ़ने के क्या कारण है? तो 3-4 प्रमुख कारण है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला कारण तो है कि विनिर्माण के क्षेत्र में विकास। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही है। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। भारत में उद्योग लगाए गए, औद्योगिकरण हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों को क्या हुआ, चीज़ों का निर्माण होने लगा। ठीक है, तो विनिर्माण हुआ है, इसके कारण क्या है, हमारे देश में व्यापार जो है वो बढ़ा है। पहला पॉइंट ये लिख दोगे। फिर क्या है कि सरकार की पॉलिसी, सरकार ने अपनी जो व्यापार की नीतियां हैं कुछ उदार बना लिया है व्यापार की नीतियों को। ठीक है, लिबरल बना लिया है कि आइए आप हमारे साथ व्यापार कीजिए, व्यापार के नियमों को सरल कर देते हैं, टैक्स जो लगता है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, सरकार की उदार नीति, इसके कारण हुआ है। फिर बाजारों तक पहुंच हो गई आज के समय में आसानी से, तो ये भी एक रीज़न है। फिर व्यापार का जो बढ़ता हुआ महत्व है, आज दुनिया भर में वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं बाहर के देशों से व्यापार करके लाभ कमाना चाहती है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण भी क्या हुआ है, व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत के आयात संगठन में बदलते हुए प्रारूप, यानी कि जो चीज़ हम आयात करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करना यानी कि निर्यात करने का मतलब होता है बाहर बेचना, आयात करने का मतलब होता है बाहर से खरीदना। तो हम बाहर के देशों से जो चीज़ें खरीदते हैं उसके भी प्रारूप में कुछ बदलाव आया है। ठीक है, क्या बदलाव आया है उसको देख लेते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, भारत ने 1950 और 1960 के दशक में खाद्यान्न के गंभीर कमी की अनुभव किया। ठीक है, हमने ये महसूस करा कि हमारे देश में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बहुत बड़े लेवल पे कम हो गई हैं। खासकर 1960 का जो दशक था, 1960 से 70 के बीच में अगर हम देखें तो बहुत देश में कई जगह पे अकाल की समस्या थी, सूखा की समस्या थी, खासकर बिहार राज्य में यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो गया था। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश में अनाज का संकट पड़ गया था। ठीक है, अकाल पड़ चुका था, अनाज बिल्कुल भी नहीं था, बहुत समस्या आ रही थी। तो भारत को क्या करना पड़ रहा था, बाहर के देशों से चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी। ठीक है, तो उस समय आयात की जो प्रमुख वस्तुएं होती थी जो हम खरीदते थे, उसमें सबसे पहले नंबर पे खाद्यान्न था, यानी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसको खरीदा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद जो पूंजीगत माल हो गया या जो मशीनरी हो गया, मशीन वगैरह हो गए, ठीक है, यंत्र वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें भारत खरीदता था। उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, आयात निर्यात, जो ज़्यादा निर्यात करता है वो बेनिफिट में ज़्यादा रहता है और जो आयात करता है वो कहीं ना कहीं लॉस में रहता है। ठीक है, तो उस समय भी कुछ ऐसा था, क्योंकि भारत जो है ना वो निर्यात तो कम कर रहा था लेकिन बाहर से आयात ज़्यादा कर रहा था। तो पूरा का पूरा एक बैलेंस जो है एक आप ये कह सकते हो कि संतुलन जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था भारत का। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, हरित क्रांति आती है भारत में। जब हरित क्रांति आती है तो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और कहीं ना कहीं इससे फायदा भी मिलता है। अब भारत में हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के तहत क्या हुआ, कहीं ना कहीं सफलता मिली और अनाज अब भारत में बहुत ज़्यादा होने लगा। अब भारत में जब अनाज होने लगा तो हमको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि अब हमने खाद्यान्न का जो आयात था, जो बाहर से हम खरीद रहे थे, उसको हमने रोक दिया। लेकिन 1973 में ऊर्जा संकट आया पूरी दुनिया के सामने, तो फिर ऐसे में पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट थे वो महंगे हो गए और जब पेट्रोलियम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम पेट्रोलियम बाहर से ले रहे थे ना, तो हमारा बजट जो था वो भी हमारा कहीं ना कहीं आयात का बढ़ने लगा। ठीक है, यानी कि फिर वही बात हो गई कि
कुछ समय तक हम बाहर की चीज़ें खरीद रहे थे तो एक तरह से नुकसान था, लेकिन फिर हरित क्रांति आई, हमने अनाज अपने यहाँ पे उगाना शुरू कर दिया तो हम फायदे में हो गए। लेकिन उसके बाद में फिर से ऊर्जा संकट हो गया, फिर से हमें बाहर से ये जो पेट्रोलियम खरीदना पड़ रहा है वो महंगा हो गया, तो फिर से हमें वही नुकसान होने लगा। तो ये चलता रहा। फिर खाद्यान्न की आयात की जगह अब हम क्या है, उर्वरक और पेट्रोलियम ये खरीदने लगे हैं, यानी कि हमारा आयात तो बढ़ा ही हुआ है। पहले हम अनाज खरीद रहे थे, अब अनाज की समस्या दूर हो गई तो अपने को क्या खरीदना पड़ रहा है, उर्वरक खरीदना पड़ रहा है, पेट्रोलियम खरीदना पड़ रहा है, यानी कि आयात अपना वैसा का वैसा ही है, अपने को ज़्यादा ही खरीदना पड़ रहा है। ठीक है। फिर एक टेबल है कि भाई इस टेबल में आप देखो कि हमने 2015-16 में, फिर 16-17 में, 20-21 में, 21-22 में कितने परसेंट या प्रतिशत में दे रखा है। ठीक है, कौन सी चीज़ें खरीदी है, जैसे खाद्य और संबंधित खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें इतने परसेंट, ईंधन कोयला वगैरह हमने कितना खरीदा, उर्वरक कितने खरीदे। ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं या अन्य वस्तुएं, अखबारी कागज वगैरह हमने कितना खरीदा, कब ज़्यादा खरीदा, कब कम खरीदा, ये पूरा का पूरा टेबल को देख के आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम उत्पादों में आयात में वृद्धि हुई हमें, क्योंकि पेट्रोलियम बाहर से ही खरीदना पड़ता है। ठीक है, और इसका उपयोग न केवल ईंधन के रूप में किया जाता है बल्कि जो उद्योग होते हैं, ठीक है, हमारे जो उद्योग हैं वहाँ पे कच्चे माल के रूप में भी इन्हीं चीज़ों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो भारत में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और अच्छे जीवन स्तर के कारण आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हमें बाहर की चीज़ें ज़्यादा खरीदनी पड़ी। ठीक है, और ऐसा भी देखा गया है कि पूंजीगत वस्तुओं के आयात में लगातार गिरावट बनी रही, तो कुछ चीज़ें हम ज़्यादा आयात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों में धीरे धीरे कमी आने लगी थी, जो कि आपने टेबल में भी देखा हुआ है। ठीक है, खाद्य और संबंध उत्पादों में के आयात में जो गिरावट आई थी, यानी जो हम खाने पीने की चीज़ें जो थे वो हम बाहर से पहले ज़्यादा खरीदते थे, उसमें धीरे धीरे क्या आने लगी थी, गिरावट आने लगी थी। भारत के आयात की जो अन्य प्रमुख वस्तु हैं, ठीक है, जिसमें मोती हो गए या बहुमूल्य रत्न हो गया, सोना चांदी, अलौह धातुएं हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे आयात की अन्य प्रमुख वस्तुएं, यानी कि जिसका हम बाहर से आयात कर रहे हैं, तो इन वस्तुओं का भी हम क्या करते थे, आयात करते थे। 2021-22 के दौरान अगर हम देखें तो कुछ प्रमुख वस्तुएं जिसमें कि भारतीय आयात का विवरण आपको इस तालिका में दिखता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इस तालिका को देख लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हम कितना क्या चीज़ें हम आयात कर रहे हैं। ये रुपए में होगा, करोड़ों रुपए में होगा। तो यहाँ पे उर्वरक और उर्वरक से रिलेटेड चीज़ें हम खरीद रहे हैं, खाद्य तेल खरीद रहे हैं, लुगदी और जो अन्य कागज होता है वो खरीद रहे हैं, अलौह धातु, लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम, ठीक है, मोती, बहुमूल्य जो रत्न होते हैं, या चिकित्सीय जो चिकित्सा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, रासायनिक उत्पाद होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, हमने 2021-22 में इतने आयात किया था, ये पूरा इस टेबल में हमको पता लग जाता है। ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, यानी पूरा विवरण जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है अगला टॉपिक, व्यापार की दिशा, इसको समझते हैं। देखिए, भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं वो ज़्यादातर दुनिया भर के देशों से हैं। भारत दुनिया भर के देशों से क्या करता है, व्यापार करता है। तो भारत का जो उद्देश्य है वो ये है कि आने वाले 5 साल में हम जो अपना इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसको हम 2 गुना कर देंगे, यानी कि हम कितना कर देंगे, ठीक है, दुगना कर देंगे, यानी कि 2 गुना कर देंगे, जितना पहला होता था उससे अब ज़्यादा करेंगे। इसी लिए भारत ने क्या करा, भारत ने कुछ कदम उठाए, आयात का उदारीकरण। ठीक है, पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे संरक्षणवाद की नीति होती थी, हम अपनी देश की जो बनी हुई चीज़ें थी उसको प्रमोट करते थे, बाहर की चीज़ों को कम से कम लेना पे ध्यान देते थे। लेकिन अब हमें समझ में आया बाद में कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हम पिछड़ जाएंगे, दुनिया भर से व्यापार करना पड़ेगा। जैसे चाइना तो बहुत डेवलप हो गया व्यापार करके, फिर हमने क्या करा, आयात उदारीकरण, यानी बाहर से जो चीज़ें हम खरीदेंगे उसमें अपनी पॉलिसी को हमने लिबरल बनाया। ठीक है, दूसरा क्या है, आयात करों में कमी, जो हम बाहर से चीज़ों को खरीदते थे उसमें बाहरी कंपनी की जो चीज़ें खरीदते थे उसमें टैक्स लगा दिया जाता था, यानी जो शुल्क लगाया जाता था वो पहले ज़्यादा होता था। ठीक है, यानी इस शुल्क को क्या कर दिया गया है, अब कम कर दिया गया है, टैक्स में कमी कर दी गई है। फिर डी लाइसेंसिंग, ठीक है, क्या होता था, बाहर की कंपनी भारत को कोई चीज़ बेचे तो उसके लिए लाइसेंस प्रणाली होती थी और वो काफ़ी टफ होती थी, इसीलिए बाहर की कंपनियां भारत की कंपनियों से व्यापार करने में सोचती थी, क्योंकि आसान नहीं था पहले। तो सरकार ने उस चीज़ को ख़त्म करा, अब सरल कर दिया, यानी इसका मतलब है व्यापार को, नियमों को सरल करना ताकि आसानी से व्यापार कर सके। पेटेंट के कुछ जो रूल्स थे उसमें भी चेंजेस किए। ठीक है, इन सब के बदलावों के जरिए सरकार क्या करना चाहती थी, सरकार इसलिए ऐसा करना चाहती थी ताकि दोनों देशों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में, भारत और अन्य देशों के बीच में व्यापार जो है वो सरल हो जाए, सिंपल हो जाए, आसानी से व्यापार हो सके। ठीक है,
भारत का जो अधिकतर विदेशी व्यापार है वो कहाँ से होता है, या तो समुद्री मार्ग से होता है या फिर वायु मार्ग से होता है। तो विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग जो है वो सड़क मार्ग से भी होता है, ठीक है। यानी समुद्री मार्ग से भी होता है, जिसको हम महासागरीय मार्ग कह सकते हैं, महासागर से होता है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि वायुयान के द्वारा भी होता है, ठीक है। और तीसरा हम कह सकते हैं सड़क से भी होता है, लेकिन सड़क से बहुत कम होता है, ज़्यादा सबसे महासागरों से होता है, ठीक है। तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से देखें तो इन देशों से, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इससे हमारा सड़क के द्वारा भी व्यापार होता है, लेकिन कम होता है, ठीक है। अब देखो भारत का जो आयात है उस व्यापार की दिशा देखते हैं कि किस देश से कहाँ से हमारा कितना व्यापार हो रहा है। इसमें दो समय दे रखा है, एक 2016-17 का, एक 21-22 का, इसको कंपेयर कर रखा है, ठीक है। तो यूरोप से कितना होता है ये आपको यहाँ पे बता रखा है, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से कैसा होता है, और नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं उनसे कैसा होता है, लैटिन अमेरिका से कैसा है, एशिया और आसियान कंट्रीज से हमारा व्यापार कैसा है, ठीक है, आयात कितना है, ये सारी चीज़ें आपको इस टेबल में दिख जाएंगी। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। देखिए ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पे डाटा बहुत है, इतनी सारी टेबल हमने देखी है, पर टेबल में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा समुद्री पत्तन से। अब मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ सीधा सीधा या तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा वगैरह पूछ लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ पूछ लेते हैं, ये तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इससे पहले जो टॉपिक रहा है, यहाँ से आपके समुद्री पत्तन, बहुत सारे पत्तन है, ठीक है। समुद्री पत्तन, पत्तन क्या होते हैं भाई, ये देखो समुद्र में, समुद्र जो होता है, पानी जो होता है, उसके यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है जहाँ से क्या होता है, जहाज में सामान को लोड किया जाता है और यहाँ से इस आने वाले सामान को उतारा जाता है, इसको पत्तन कहते हैं। बंदरगाह, पोर्ट, गोदी, कई सारे नामों से इसको जानते हैं हम, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पत्तन। पत्तन भी दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक जो नेचुरल अपने आप ही बना हुआ हो, जैसे जहाँ से पहले से व्यापार होता रहा है, ठीक है, प्राचीन समय से। कृत्रिम क्या है, जो बाद में बनाए गए हों, जैसे अंग्रेजों ने बनाए या फिर हमारी सरकारों ने बनाए, तो वो बनाए गए, हमें ज़रूरत महसूस हुई कि भाई हमें यहाँ पे लोड को कम करना है, तो हमने पत्तन खुद से बना दिया, सरकार ने बनवा दिया, तो वो हो जाता है कृत्रिम पत्तन, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो समुद्री पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि जो भी इंटरनेट, देखो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है ना, अभी से नहीं, प्राचीन समय से, वो नदी मार्ग, जल मार्गों के द्वारा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पत्तन है, ये जो इंटरनेशनल व्यापार होता है उसका प्रवेश द्वार है, क्योंकि यहीं से होकर ही तो व्यापार होता है, सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता है, इसीलिए इसको प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं एक एक पत्तन को समझेंगे। पत्तन कहाँ पे होगा, जहाँ समुद्र होगा, महासागर होगा, वहीं पे पत्तन बनेगा, ऐसा थोड़ी कहीं बीच में पत्तन बना देंगे। तो कहाँ कहाँ पे समुद्र है आपको दिखता है। भारत में अगर हम देखें तो भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और प्रकृति ने हमें एक लंबी तटरेखा प्रदान करी है। तो देखिए ये आपको समुद्र दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे पानी पेन चला रहा हूँ मैं, ये सारा पानी वाला हिस्सा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या है, हमारी समुद्र तट रेखा, यानी ये सारा का सारा क्षेत्र जो है लंबी तट रेखा वाला देश है भारत। तो ये भारत को इसका बेनिफिट है कि यहाँ से क्या है, आसानी से व्यापार कर सकता है। अरब की खाड़ी, ठीक है, और सॉरी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों तरफ से व्यापार हो सकता है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बहुत सारे बंदरगाह आ जाते हैं, पत्तन आ जाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से बहुत सारे पत्तन आ जाते हैं। तो सारे पत्तन को अपने को क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है, और एक पत्तन पे क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक पत्तन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए जल जो है एक सस्ता परिवहन का माध्यम हो सकता है, ये क्योंकि सपाट तल प्रदान करता है हमको, उस पर कोई सड़क नहीं बनानी है, आसानी से व्यापार हो सकता है यहाँ से। समुद्री यात्राओं की भारत में एक लंबी परंपरा रही है, पहले से ऐसा होता रहा है, प्राचीन समय से भी व्यापार वगैरह जो होता था वो समुद्री रास्ते से ही होता था, ठीक है। भारत में समुद्री पत्तन का एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये है कि पूर्वी तट जो है हमारा, उसकी अपेक्षा अगर हम देखें तो पश्चिमी जो तट है वहाँ पे हमारे ज़्यादा पत्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप पूर्वी और पश्चिमी तट पे देखोगे तो आपको जो पश्चिमी तट है यहाँ पे आपको ज़्यादा पत्तन दिखेंगे। अभी मैं आगे आपको मैप दिखाऊंगा पत्तन वाला, वहाँ पे आप और अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में देखें तो 12 जो है वो मेन पत्तन है और 200 के करीब छोटे छोटे पत्तन भी हैं। प्रमुख पत्तन जो होता है इसका जो रख रखाव होता है, ठीक है, इसकी मेंटेनेंस वगैरह जो है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी कि केंद्र की सरकार होती है, वो करती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो स्टेट वाले यानी राज्यों के जो पत्तन होते हैं, छोटे छोटे पत्तन जो होते हैं, इसका जो रख रखाव होता है वो हमारी जो राज्य की सरकार होती है वो करती है, ठीक है। सिंपल, आगे चलते हैं।
अंग्रेजों ने क्या करा था, इन पत्तनों का उपयोग जो है वो शुरू करा था। अब क्यों करा था भाई, देखो अगर हम मैप को देखें, यहाँ पे समुद्र है। अब अंग्रेज समुद्र के जरिए, महासागर के जरिए आसानी से किसी भी देश में व्यापार कर सकते थे, ठीक है। तो देश के बाहर जाने के लिए ये बेस्ट रास्ता महासागर वाला होता था। अब देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें पहुंचानी है, उसके लिए सर इन्होंने अंग्रेजों ने बना दी रेलवे। यहाँ पे तो रेलवे बना दी ताकि अंदर की चीज़ों को इधर उधर पहुंचाया जा सके। बाहर पहुंचाने के लिए क्या था, पहले से समुद्र अवेलेबल है तो वहाँ से वो व्यापार करते थे। तो इसलिए इन्होंने हमारे संसाधनों का को लेने के लिए या उसका अवशोषण करने के लिए इन्होंने पत्तनों का उपयोग किया था। आंतरिक प्रदेशों में देखें तो वहाँ पे रेलवे थी, तो ये भी है, ठीक है। रेलवे के जरिए बाजार से बाजार जुड़े हुए हैं, स्थानीय क्षेत्र जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें इन्होंने जोड़ रखी थी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो कहीं ना कहीं सब कुछ अवेलेबल था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे सीधा पत्तन पे, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना भूल रहा था। देखिए पत्तन हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन दो पत्तन ऐसे हैं जो देश का बंटवारा होने के बाद हमारे यहाँ से चले गए। अब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे देश का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। अब दो पाकिस्तान बना दिए गए, एक तो पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो एक तो पूर्वी पाकिस्तान के पास चला गया हमारा बंदरगाह पत्तन, एक पश्चिमी पाकिस्तान के पास चला गया। तो वो कौन कौन से हैं ये देखें। कराची पत्तन जो है ये पाकिस्तान के पास चला गया, और जो चटगांव पत्तन है ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बाद में बांग्लादेश कहलाता है, इसमें चला गया। तो दो पत्तन चले गए भारत के हाथ से, तो इसकी वजह से भारत को नुकसान हुआ। तो भारत ने उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या करा, भारत ने कुछ नए पत्तन बना दिए, ठीक है। यानी कि भारत ने नए पत्तन को विकसित किया, जैसे कि पश्चिम में कांडला हो जाएगा, पूर्व में हुगली नदी के पास जो कोलकाता में डायमंड हार्बर हो जाएगा। ये कुछ ऐसे पत्तन है जो बाद में विकसित किए गए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा टॉपिक पे, ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए, ये है हमारे विभिन्न पत्तन। अब एक बार ना ये मैप आपकी किताब में दे रखा है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पत्तन दिखाई देंगे। दीनदयाल पत्तन हो गया, ठीक है, मुंबई पत्तन हो गया, ये मार्मा गोवा हो गया, मंगलुरु हो गया, कोची हो गया, तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया, हल्दिया हो गया, कोलकाता हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ये पत्तन ही तो है। तो अपने को क्या करना है, ये सारे पत्तन को पढ़ना है, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दीनदयाल पत्तन, इसको कांडला पत्तन के नाम से जाना जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सारे पत्तन याद करके जाना। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, 100% आपका इस चैप्टर में से एक पत्तन में से क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% आना है, याद करके जाना है, ठीक है। तो देखिए गुजरात में अगर आप देख रहे हो तो ये दीनदयाल पत्तन है, ठीक है, ये है दीनदयाल पत्तन। आपको पता होना चाहिए कौन सा पत्तन कहाँ पे है। तो देखिए ये जो पत्तन है ना, ये पश्चिम की साइड में है, देखो इधर पूरब इधर पश्चिम है। तो पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुंबई पत्तन जो है, इस पर दबाव को कम करने के लिए प्रमुख पत्तन के रूप में ये विकसित किया गया था, ठीक है। जो मुंबई पत्तन था पहले उस पर दबाव बहुत होता था, ये जो मुंबई पत्तन है इस पर बहुत लोड था, दुनिया भर की चीज़ें यहीं से होती थी। तो इसको दबाव को कम करने के लिए ये लाया गया था, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है हमारा ये पश्चिमी है, इधर पूर्वी है, ठीक है, याद रखना है। और इस पत्तन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम हो गया या पेट्रोलियम से जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उत्पाद हैं, उर्वरक हो गया, इन सबको लाने ले जाने के लिए इस पत्तन का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर हमारा आ जाता है सेकंड नंबर पे मुंबई पत्तन। दीनदयाल पत्तन गुजरात वाले के नीचे जस्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे मुंबई पत्तन दिख जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आता है। तो मुंबई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है जो पहले से अवेलेबल है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा पत्तन है। पेपर में अगर आए कि सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, ऑप्शन में दे दें आपको ये वो दुनिया भर की चीज़ें, तो आपको याद रखना है मुंबई जो है वो देश का सबसे बड़ा पत्तन है, ठीक है। ये जो आपका जो मिडल ईस्ट हो गया, ठीक है, भूमध्य सागर के आसपास के जो देश हो गए, और जो नॉर्थ अफ्रीका वाला देश देश हो जाएंगे, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका वाले देश हो जाएंगे, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हो जाएंगी, उनके आसपास हो जाता है। तो वहाँ तक जाने के लिए कहीं ना कहीं ये सही बेस्ट माध्यम हो जाता है। तो इससे हमें क्या होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है। और देश के विदेशी व्यापार का जो ज़्यादातर जो भाग है, ज़्यादातर जो विदेश व्यापार होता है वो इसी पत्तन से संचालित होता है, ठीक है। ये 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुंबई पत्तन पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ठीक है, मुंबई पत्तन के जस्ट पास में है। अब आपको यहाँ पे ऐसे नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है, मैं आपको आगे दिखाऊँ। मैप में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे,
ये मैंने मैप का स्क्रीनशॉट लिया है, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पत्तन है। अब भाई ये क्यों बनाया गया, क्योंकि मुंबई पत्तन बहुत बड़ा पत्तन है देश का, उस पर बहुत लोड था, उसको कम करने के लिए कांडला पत्तन गुजरात में बनाया गया था, उसी के लोड को कम करने के लिए ये पत्तन भी बनाना पड़ा। ठीक है, ये मेनली कंटेनर के लिए काम आता है, यानी कि ये जो पत्तन है ये नाहवा शेवा जो मुंबई में एक छोटी सी जगह है वहाँ पे ये पत्तन है, और ये मुंबई पत्तन का जो दबाव है उसको कम करने के लिए विकसित किया गया है। और ये भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। कंटेनर को ले जाने वाला सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, तो आप ये कहोगे जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक है, ये कंटेनर होता है, इसके अंदर क्या होता है, सामान वगैरह रख के ले जाया जाता है, और मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अगले पत्तन पे चलते हैं, मारमा गाओ पत्तन, ये गोवा में है। अगर आप यहाँ पे देखोगे गुजरात का दीनदयाल हो गया, मुंबई पढ़ लिया, इसके जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे छोटा सा गोवा है, गोवा में आपको ये पत्तन मिलता है। ठीक है, मारमा गाओ नाम है इसका। तो देखिए ये जो पत्तन है ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और जापान को लौह अयस्क जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ में लाया जाता है। और नए और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये कोंकण रेलवे जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, कहीं हमने कोंकण रेलवे के बारे में पढ़ा था, तो उसने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेशों में महत्वपूर्ण विस्तार किया। पृष्ठ प्रदेश क्या है, जैसे मान लो कोई पत्तन है उसके आसपास के जो प्रदेश आ जाते हैं, ठीक है, जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो वो जो पृष्ठ प्रदेश हैं कोंकण रेलवे होके जाती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। अब कौन कौन से क्षेत्र इसके पृष्ठ प्रदेश आ जाते हैं, आसपास हो जाते हैं, कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग हो जाएगा, ये सब इसके पृष्ठ प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है, आसपास के क्षेत्र हो जाते हैं। फिर आपका न्यू मंगलोर पत्तन, और अगर आप इसके नीचे आओगे गोवा के नीचे तो आपको यहाँ पे मंगलुरु दिखाए ना लिखा हुआ, ये पत्तन हो जाएगा। ठीक है, मेनली ये कहाँ पे स्थित है, पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये पूछा हुआ है कि ये पत्तन कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटक में है, और लौह अयस्क और लौह सांद्र के निर्यात की ज़रूरतों को पूरा करता है। इस पत्तन से उर्वरक, पेट्रोलियम, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, तेल, कॉफ़ी, चाय, लुगदी, ग्रेनाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ से निपटाई जाती है, यानी कि दूसरी जगह पे भेजी जाती है। और इसके पृष्ठ कर्नाटक इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है। कर्नाटक ही के आसपास की ज़रूरतों को ये पूरा कर देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है कोच्चि। कोच्चि जो आओगे आप केरला की साइड में, जब कर्नाटका से नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे कोच्चि दिखेगा। ठीक है, कोच्चि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये एक प्राकृतिक पत्तन है। इस पत्तन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास स्थित होने के कारण इसको काफ़ी लाभ होता है। ठीक है, और ये फेमस है किस नाम से, अरब सागर की रानी इसको कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस जगह है ये। और ये जो केरल है और दक्षिण कर्नाटक है या जो तमिलनाडु का हिस्सा है, इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस पत्तन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोच्चि पत्तन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कोलकाता पत्तन। कोलकाता पत्तन देखोगे ध्यान से, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब आप आ जा रहे हो, अभी तक हमने पश्चिम में पढ़ा था, अब हम पूर्व साइड के जो पत्तन है उसको पढ़ेंगे। तो कोलकाता पत्तन जो है हुगली नदी की पे स्थित है, और बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल है, उसके अंदर आपको ये दिखाई देता है। मुंबई पत्तन की तरह इसका भी विकास जो है अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बंगाल में ही आई थी, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं इसका खूब यूज़ किया जाता था। और एक इसमें एक समस्या है, समस्या क्या है कि जो नदी के द्वारा जो लाई गई गाद होती है, जो मिट्टी और उसके कण होते हैं, उससे उसकी समस्या से कहीं ना कहीं ये पत्तन जो है जूझ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोलकाता के नीचे जस्ट आप आओगे तो आपको दूसरा हल्दिया पत्तन दिखता है। ठीक है, लेकिन इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इसके पास के क्षेत्र हैं, पृष्ठ प्रदेश कौन से हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं ये सब इसके आसपास आ जाते हैं। इसके अलावा भूटान, नेपाल जैसे देशों को भी ये सुविधाएं प्रदान करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं मैप में आपको दिखाता हूँ तो आप देखोगे, ठीक है, आपका इसमें यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड वगैरह आ जाता है, इधर बांग्लादेश और भूटान, नेपाल, प्लस में नॉर्थ ईस्ट, ये सारा सारा एरिया इसके आसपास ही पड़ता है ना, तो ये सब इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। फिर आपका दूसरा जो है वो है हल्दिया पत्तन। ये जस्ट इसके नीचे आपको मैप में दिख रहा है, ये कोलकाता है, फिर इसके नीचे आपको हल्दिया दिख रहा है। तो हल्दिया से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पत्तन जो है ना कोलकाता से 105 किलोमीटर के अंदर डाउन स्ट्रीम में ये स्थित है। इसका निर्माण क्यों हुआ है, क्योंकि जो कोलकाता पत्तन है वो थोड़ा संकुलित है, छोटा है,
तो उसको कम करने के लिए, उसकी समस्याओं को कम करने के लिए इसको बनाया गया था। और लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम से बने हुए उत्पाद हो गए, उर्वरक हो गया, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, बाहर से चीज़ों को लाने के लिए ये पोर्ट जो है, ये पत्तन जो है काफ़ी काम आता है। फिर उसके नीचे आते हो आप, पारादीप पत्तन आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो जो महानदी है यहाँ पे ये स्थित है, सबसे गहरा है, और भारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको निपटान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेनली यहाँ से लौह अयस्क, उससे जो बनी हुई चीज़ें हैं उसको निपटाया जाता है, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, ठीक है। अब इसके आसपास के प्रदेश कौन से हो जाते हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब इसके आसपास आ जाते हैं। फिर इसके बाद है आपका विशाखापट्टनम, और नीचे आओगे पारादीप से तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। तो विशाखापट्टनम जो है मेनली आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या था, यहाँ पे ठोस चट्टानें थी और बालू वगैरह थे, तो उसको काट दिया गया, काट कर एक नहर के द्वारा इसको जोड़ दिया गया था। और ये बाह्य पत्तन को अगर हम देखें तो लौह अयस्क, पेट्रोलियम, ठीक है, अन्य जो नौभार है उसको ले जाने के लिए इसको विकसित किया गया था। इसके आसपास का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला क्षेत्र जो है इसके आसपास कहा जाता है, तो ये इसके पृष्ठ प्रदेश बनाए कहे जाएंगे। नेक्स्ट आपका चेन्नई, और नीचे आओगे आप तमिलनाडु साइड में तो आपको चेन्नई दिखेगा। चेन्नई में से क्वेश्चन आएगा कि ये सबसे पुराने पत्तनों में से है। अगर आपसे पूछे सबसे पुराने पत्तनों में से कौन सा है, उसमें नाम चेन्नई का मिले तो चेन्नई आपका सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है, यानी कि बनाया गया है, ठीक है। इसको कब बनाया है? 1859 में बनाया है। और इसके तट के पास उथला जल है, इसके कारण ये पत्तन जो है विशाल पोतों के लिए सही नहीं है, क्योंकि पानी उतना गहराई वाला नहीं है, तो इसकी वजह से जो बड़े बड़े पोत हैं उसके लिए ये सही नहीं होता। तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये सब इसके आसपास के प्रदेश हो जाते हैं। नेक्स्ट है एन्नोर पत्तन और तूतीकोरन, इसको एक साथ ही मैंने कर दिया दोनों को क्योंकि आसपास ही हैं ये, ठीक है। तमिलनाडु में नई विकसित एन्नोर पत्तन और तूतीकोरन पत्तन जो है ये विकसित किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि चेन्नई पत्तन पे क्या था, बहुत ज़्यादा दबाव था, तो इस दबाव को कम करने के लिए ये दो पत्तन विकसित किए गए थे। और विभिन्न प्रकार का जो नौभार है, पानी से ले जाए जाने वाली जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन, केमिकल्स वगैरह, पेट्रोलियम, सारी चीज़ें इससे आसानी से लाया और ले जाया जाता है। फिर ये हो गया हमारा पत्तन वाला टॉपिक, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पत्तन वाले टॉपिक को रट के जाना, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। नेक्स्ट है हमारा हवाई अड्डे, यानी कि आपने एयरपोर्ट वगैरह भी देखे होंगे। अब जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो हवाई जहाज के द्वारा भी तो होता है। तो आप ये देख सकते हो मैप में, ये पूरा जाल है हवाई वायु मार्ग का। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये वायु मार्ग जो है ये भी परिवहन के लिए, ठीक है, चीज़ों के व्यापार के लिए एक अच्छा साधन है, लेकिन इसकी एक कमी है। कमी क्या है? ये महंगा है, ठीक है। इसी कारण जो लंबी दूरी की लंबी दूरी की यात्राओं के लिए जो बहुत महंगी चीज़ें होती है, बहुत कीमती चीज़ होती है, या नासवान चीज़ें जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, मान लो 24 घंटे 48 घंटे में ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें हैं, उसको लंबी दूरी में पहुंचाने के लिए सबसे जो बेहतरीन साधन है वो है एरोप्लेन, हवाई जहाज, वायु मार्ग, ठीक है। लेकिन भारी वस्तुओं को ले जाने में ये सक्षम नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए भारी वस्तुएं ज़्यादातर जो होती हैं वो किससे ले जाई जाती है? जल मार्ग के द्वारा। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो महासागरीय मार्ग हैं उसकी तुलना में अगर हम इसकी भागीदारी को देखें, वायु मार्ग की तो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो किससे होता है? महासागर से, ठीक है, पहले नंबर पे। फिर उसके बाद आता है आपका ये वायु मार्ग और सड़क मार्ग, वो बाद में आता है। सबसे ज़्यादा जल के रास्ते से ही आपका व्यापार होता है, ठीक है। फिर क्या है कि देश में 25 मेन हवाई अड्डे हैं, ठीक है। और आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये सारे 25 के 25 के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर और कोयम्बटूर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर और कन्नूर, ये 25 मेन हमारे हवाई अड्डे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2017 के बाद उड़ान योजना, एक योजना लाई गई थी जिसको उड़ान योजना कहते हैं। इसके तहत 9 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे भी बनाए गए थे। और इसके अलावा 73 जो छोटे मोटे जो अल्पसेवित हवाई अड्डे हैं ये भी चालू किए गए, जिनका यूज़ थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर था वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादातर इसमें डेटा वाले क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कांडला हवाई पत्तन के बारे में बताइए, या फिर आपका कई बार चेन्नई का मैंने देखा है, चेन्नई वाला पूछ लेते हैं।
और कभी कभी आपका तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है क्योंकि 5 ही नंबर का शायद इस चैप्टर में से आता है। मैंने आपको ब्लूप्रिंट अपने नए चैनल पर डाला हुआ है, उसमें देख लेना कितने नंबर का आता है। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।